एग्ज़ाम हॉल चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम लोग पार्ट 2 देखेंगे। पार्ट 1 में हम लोगों ने राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय महत्वपूर्ण घटनाक्रम, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चर्चित व्यक्तित्व तथा विज्ञान प्रौद्योगिकी से संबंधित महत्वपूर्ण घटनाक्रमों को देखा था। पार्ट 2 शुरू करने के पहले आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, जिससे हमारी वीडियोज़ आप तक शीघ्रता से पहुंचती रहे। इसके पहले भी हमने बताया था कि चैनल पर डेली न्यूज करंट अफेयर्स हम लोगों की डिस्कस की जाती है, जिसमें आशीष सर द्वारा द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस से संबंधित एडिटोरियल्स तथा अन्य महत्वपूर्ण संभावित प्रश्नों को डिस्कस किया जाता है। बीपीएससी के पीवाईक्यू से संबंधित भी वीडियोज़ हम लोगों की आती हैं। तो इस तरह से सब्सक्राइब करने से हमारी वीडियोज़ आप तक शीघ्रता से पहुँचती रहेंगी। आइए शुरू करते हैं पार्ट 2। हम लोग देखेंगे विश्व बाघ दिवस, जो 29 जुलाई को मनाया जाता है। ये वर्ष 2010 से प्रारंभ किया गया। वर्ष 2010 से ये रेगुलर मनाया जाता है। उसी दिन से 29 जुलाई को ये फिक्स किया गया कि बाघ दिवस मनाएंगे। भारत में वर्तमान में बाघों की संख्या 3167 है। ये प्रश्न भी प्रीवियस ईयर में पीसीएस एग्जामिनेशन के पूछा जा चुका है कि बाघों की संख्या से संबंधित। परंपरागत रूप से बाघों की देखा जाए तो 8 उप प्रजातियाँ हैं। बंगाल बाघ है, अमूर बाघ, कैस्पियन बाघ, दक्षिण चीन बाघ, सुमात्रा बाघ, जावा बाघ, बाली बाघ और इंडोचीनी बाघ। 1972 से बाघ के शिकार पर भारत में प्रतिबंध लगाया गया है और प्रोजेक्ट टाइगर जो भारत में स्कीम लॉन्च की गई, उसके तहत इनको सुरक्षा देने के लिए 53 टाइगर रिजर्व निर्मित किए गए हैं। बंगाल बाघ जो है वो भारतीय उपमहाद्वीप का मूल निवासी है। इन 8 बाघों की उप प्रजातियों में आप देखिए, जो बंगाल बाघ पहले नंबर पर है वो भारतीय उपमहाद्वीप का मूल निवासी है। बंगाल टाइगर लुप्त प्राय सूची में है। पार्ट 2 में आप देखेंगे चर्चित स्थल। चर्चित स्थलों में बालासोर है, जहां भीषण रेल दुर्घटना हुआ था, ये उड़ीसा में है। दूसरा स्थल आप देखिए सांची, ये यूनेस्को का विरासत स्थल है। सांची में स्तूप भी है और वहां एमपी का पहला ये सौर शहर घोषित हुआ है। तो सौर शहर के बारे में हम 2 चीज़ें आपको बता दें, नोट्स में हमने लिखा है। दीव दिन के समय पूर्णतः सौर ऊर्जा चालित भारत का पहला शहर है और गुजरात स्थित मोढेरा पूर्णतः सौर ऊर्जा चालित भारत का पहला गांव है। तीसरा स्थल हमारा महत्वपूर्ण स्थल लखनऊ है। लखनऊ इसलिए है कि वहाँ समर्थ अभियान की शुरुआत की गई है। अब समर्थ अभियान के बारे में जान लीजिए। यूपी में इसको शुरू किया गया है। 50,000 ग्राम पंचायतों में डिजिटल लेन देन को बढ़ावा देने हेतु इस अभियान को प्रारंभ किया गया है। तो कई प्रश्न इसमें बन सकते हैं। समर्थ अभियान की शुरुआत कहाँ से हुई, किस राज्य से संबंधित है और इसका उद्देश्य क्या है। इसके आगे देखिए, शराब उत्पादों पर स्वास्थ्य चेतावनी लगाने वाला विश्व का पहला देश आयरलैंड है। ऐसे 1 लाइनर क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछे जाते हैं। ललितपुर, यूपी के पहले फार्मा पार्क की स्थापना को मंजूरी दी गई है। ललितपुर को लेकर के इस फार्मा पार्क को थोड़ा सा विवाद भी था, जिससे क्योंकि राज्य सरकार ने केंद्र सरकार से इसके लिए बजट की मांग की थी, लेकिन केंद्र सरकार से बजट नहीं मिल पाने की स्थिति में राज्य सरकार ने अपने बजट से ही फार्मा पार्क की स्थापना को मंजूरी दी है। दूसरा देखें घटनाक्रम, आईआईटी मद्रास द्वारा तंजानिया में अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय परिसर स्थापित करने की घोषणा की है। अफ्रीका में स्थापित ये पहला आईआईटी होगा। हरिहरपुर संगीत विश्वविद्यालय का शिलान्यास आजमगढ़ में किया है। हमारे माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी द्वारा किया गया है हरिहरपुर संगीत विश्वविद्यालय का शिलान्यास। अब हम देखेंगे पुरस्कार और सम्मान। चौथा राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2022। जल पुरस्कार जो है वो जल शक्ति मंत्रालय द्वारा दिया जाता है। सर्वश्रेष्ठ राज्यों में अगर हम देखें तो मध्य प्रदेश, फिर उड़ीसा, तब आंध्र प्रदेश है। सर्वश्रेष्ठ जिलों में देखें तो गंजाम उड़ीसा का, फिर नमक्कल तमिलनाडु का और आदिलाबाद तेलंगाना का। दूसरा देखें पुरस्कार जो दिया गया है, द ग्रैंड आर्डर ऑफ द चेन ऑफ येलो स्टार। ये सूरीनाम का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है और ये भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी को दिया गया है। वो पहली भारतीय हैं जो सूरीनाम के सर्वोच्च नागरिक सम्मान को प्राप्त किए हैं। इंटरनेशनल बुकर प्राइज 2023 ये बुल्गारिया के लेखक जॉर्जी गोस्पोडिनो को दिया गया है। उनका जो उपन्यास था टाइम फिल्टर, ये एंजेला राडेल द्वारा अनुवादित है। इसके पहले अगर हम देखें 2022 में जो इंटरनेशनल बुकर प्राइज़ दी गई थी, वो भारतीय लेखिका गीतांजलि श्री की पुस्तक टॉम ऑफ फ्रेंड के लिए दी गई थी। तो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये पुरस्कार बहुत ही महत्वपूर्ण है।
ये आपको किसी न किसी पेपर में ज़रूर मिल जाता है। पुलित्जर पुरस्कार पत्रकारिता के क्षेत्र का सर्वोच्च पुरस्कार है। ये 8 क्षेत्रों में दिया जाता है। तो 8 क्षेत्रों में आप देख सकते हैं उसको, लेकिन जो उसमें सबसे महत्वपूर्ण है, जो परीक्षा में बार बार पूछा जाता है, वो लोक सेवा का क्षेत्र हमेशा पूछा जाता है। तो लोक सेवा के क्षेत्र में इस बार एसोसिएटेड प्रेस को दिया गया है। 68वां फिल्म फेयर अवार्ड देखें तो सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड गंगूबाई काठियावाड़ी को, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता राजकुमार राव को फिल्म बधाई 2 के लिए, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री आलिया भट्ट को इसी गंगूबाई काठियावाड़ी के लिए, और सर्वश्रेष्ठ निर्देशक संजय लीला भंसाली को वो गंगूबाई काठियावाड़ी के लिए। संतो काबा मानवतावादी पुरस्कार 2023 जो इस बार दिया गया है सोनम वांगचुक को। सोनम वांगचुक को आप बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। 3 इडियट्स जो मूवी बनाई गई थी उसमें सोनम वांगचुक को पर बनाई गई थी, और ये लद्दाख क्षेत्र में बहुत ही विज्ञान प्रौद्योगिकी से जुड़े हुए सामाजिक कार्यों को करते रहते हैं। 2018 में इनको रमन मैग्सेसे अवार्ड से सम्मानित किया गया था। अब देखेंगे हम लोग ग्लोबल गोल्ड पुरस्कार 2023। ये ग्रीन वर्ल्ड अवार्ड्स है 2023 का। ये पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया को दिया गया है। ये भारत की महारत्न कंपनियों में शामिल है। इसका कार्य क्या था कि ओडिशा के कालाहांडी जिले में 10 गाँवों में पानी की सुविधा में, फसल चक्रण में, सड़क के निर्माण में, विकास के लिए इन्होंने अनूठा योगदान दिया था। अब देखिए, जो महारत्न कंपनियां होती हैं उनको कारपोरेट सोशल रिस्पांसिबिलिटी के तहत अपने लाभ का कुछ हिस्सा खर्च करना होता है। अभी हम लोग इसके नेक्स्ट क्लिप में कारपोरेट सोशल रिस्पांसिबिलिटी को भी देख लेंगे। तो उसमें पावर ग्रिड ने अपने उस बजट से उड़ीसा के कालाहांडी जिले में 10 गाँवों में समावेशी विकास को बढ़ावा देने के लिए अपने बजट को यूज किया था। और चूँकि इनको पुरस्कार इसलिए दिया जाता है कि 2 तरीके होते हैं। एक ये होता है कि आपने केवल बजट दे दिया, और एक ये होता है कि आप उसको समावेशी लोगों तक ये देखें कि विकास पहुंचा कि नहीं पहुंचा। तो पावर ग्रिड का जो सोशल रिस्पांसिबिलिटी वाला बजट है उसको ये बड़ी ही सहानुभूति और बड़ी ही ईमानदारी से खर्च करते हैं, इसलिए इनको इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। योजनाओं में अगर आप देखेंगे तो पहला है नंद बाबा दुग्ध मिशन योजना। ये यूपी सरकार द्वारा लॉन्च किया गया है। दुग्ध विकास और दुग्ध उत्पादन क्षेत्र में अग्रणी राज्य बनाने हेतु। दूसरा है प्रोजेक्ट कुबेर। एसबीआई बंगलुरु सर्किल द्वारा ये प्रारंभ किया गया है अपने ग्राहकों को विभिन्न सेवाएं प्रदान करने हेतु। तीसरा अटल भूजल योजना 2027 तक के लिए बढ़ा दी गई है। ये इसकी शुरुआत 25 दिसंबर 2019 को शुरुआत की गई थी। जल शक्ति मंत्रालय द्वारा शुरू की गई थी। 7 राज्यों में भूजल संसाधनों के प्रबंधन में सुधार के लिए भूजल योजना प्रारंभ की गई थी। हम जल संसाधनों में भूमि जो जल स्तर है जिसका उपयोग हम लोग पीने के लिए करते हैं या खेती में करते हैं, उसका जल स्तर को घटने के कारण हम लोगों ने जल संसाधन के प्रबंधन के लिए योजनाएं चलाई हैं। और ये मुख्य बात है कि जल संसाधन प्रबंधन में हम सभी का योगदान सुनिश्चित होना चाहिए। जल प्रबंधन के लिए जल का संरक्षण हमें करना चाहिए। पानी का बरसात के मौसमों में जैसे सरकार ने तालाबों को फिर से पुनर्जीवित करने के लिए योजनाएं शुरू की हैं, हमें पानी को वेस्ट नहीं करना चाहिए। दूसरी बात यह है कि इनके संरक्षण से पानी का जो भूमि में स्तर है वो बराबर बना रहता है। ये 7 राज्यों में प्रारंभ की गई थी। गुजरात, हरियाणा, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान और उत्तर प्रदेश। अभी हम जो आपसे कह रहे थे वो कारपोरेट सोशल रिस्पांसिबिलिटी की बात कर रहे थे। ये एक प्रबंधन की अवधारणा है। सामाजिक और पर्यावरण संबंधी चिंताओं को उनके हितधारकों के साथ एकीकृत करती है। CSR की जो परिभाषा दी गई है वो कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 135 के तहत है। प्रावधान क्या है, किसके ऊपर ये लागू होता है? जिनकी नेटवर्थ 500 करोड़ से अधिक हो, या जिनका टर्नओवर 1000 करोड़ से अधिक हो, या जिनका शुद्ध लाभ 5 करोड़ से अधिक हो। और करना क्या है, इन्हें क्या करना होता है? अगर ये आप दायरा तीनों पूरा करते हैं तो आप पर क्या लागू होगा? पिछले 3 वर्षों के शुद्ध लाभों के औसत का 2% CSR गतिविधियों पर। अब CSR की गतिविधियां क्या क्या हैं? गरीबी व भूख का उन्मूलन में आपको कोई योजना, कोई आप सहयोग करना होगा। शिक्षा के प्रचार प्रसार में करना होगा। नारी सशक्तिकरण के लिए आप वुमन एम्पावरमेंट के लिए कोई योजना चला सकते हो। वुमन एम्पावरमेंट के लिए आप कोई संस्था का निर्माण कर सकते हो। एड्स जैसी बीमारी से लड़ने की तैयारी, पर्यावरणीय संतुलन के लिए आप करा सकते हैं, वृक्षारोपण करा सकते हैं।
प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष में जमा कर सकते हैं। इसमें और सुधार के लिए इंजेती श्रीनिवास कमेटी का गठन किया गया था। तो इसी CSR के पैसे को पावर ग्रिड ऑफ कॉरपोरेशन ने उड़ीसा के कालाहांडी जिले में खर्च किया था, जिसके लिए उसे ग्लोबल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। अब देखिए साहस पहल क्या है? तेलंगाना में कार्यस्थल को महिलाओं के लिए सुरक्षित बनाने हेतु पहल है। कार्यस्थल पर महिलाओं की सुरक्षा के संदर्भ में विशाखा बनाम राजस्थान राज्य के मामले में 1997 में दिशा निर्देश दिए गए थे। न्यायालय ने माना था कि यौन उत्पीड़न की कोई भी घटना संविधान में आर्टिकल 14, 15 और 21 के तहत दिए गए मौलिक अधिकारों तथा 19(1) के तहत व्यक्तिगत स्वतंत्रता का उल्लंघन है। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने SEBOX लॉन्च किया है, SHE, जिसका फुल फॉर्म है सेक्सुअल हरासमेंट इलेक्ट्रॉनिक बॉक्स है। इसमें कोई भी निजी क्षेत्र या सार्वजनिक क्षेत्र की महिला शिकायत दर्ज करा सकती है। तो अभी भी महिलाओं के लिए सुरक्षा स्थल पर अब विशाखा गाइडलाइंस के तहत सरकार ने 2010 में विधेयक भी पास कर दिया था, और अब अभी कहीं पर भी प्राइवेट सेक्टर में या सार्वजनिक सरकारी ऑफिसेज में महिलाओं के लिए कमेटियों का गठित किया गया है, और उसमें ये कंप्लेंट्स कर सकती हैं। उसमें बहुत से गाइडलाइंस हैं किस कार्य को यौन उत्पीड़न की दृष्टि में या महिलाओं किस तरह की एक्टिविटी पर महिलाएं शिकायत दर्ज करा सकती हैं, उसको भी इसमें परिभाषित किया गया है। इससे महिलाओं को कार्यस्थल पर कार्य करने में सहूलियत होगी तथा वो आपके भारत के आर्थिक विकास में बराबर का योगदान सुनिश्चित करा पाएंगी। ऑनलाइन ग्रामीण शिक्षा कार्यक्रम जो है वो पहल शुरू किया गया है। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा राजकीय UP सैनिक इंटर कॉलेज लखनऊ में इसका शुभारंभ किया गया था। अब हम लोग देखेंगे महत्वपूर्ण ऑपरेशन और अभियान। पहला अभ्यास हमारा है एक्वेरियन 2023, भारत और मालदीव द्वारा चौबटिया उत्तराखंड में ये आयोजित किया गया। दूसरा है सुदर्शन शक्ति, भारतीय सेना द्वारा राजस्थान और पंजाब की सीमा पर। ये इस बार UP PCS में पूछा हुआ प्रश्न है कि सुदर्शन शक्ति कहाँ पर आयोजित हुआ था। तीसरा है समुद्र शक्ति, भारत प्लस इंडोनेशिया में नौसैन्य अभ्यास था। इंडोनेशिया में ये आयोजित हुआ था। सैन्य अभ्यासों में प्रश्न की विविधता को बढ़ाया गया है। अब ये आपसे डायरेक्ट केवल ये नहीं पूछा जाता कि किन दो देशों के बीच सैन्य अभ्यास हुआ है। इसमें ये होता है कौन सा संस्करण है, किस स्थान पर हुआ, और ये नौसेना का था या वायुसेना का था। तो इसमें प्रश्नों की विविधता को देखते हुए आपको अपनी रेंज को बढ़ाना है, जिससे आने वाली परीक्षाओं में आप अपनी सफलता सुनिश्चित कर सकें। अजय वॉरियर भारत प्लस यूनाइटेड किंगडम का है, ये 7वां संस्करण है। सैलिसबरी मैदान UK में। ऑपरेशन कावेरी हिंसाग्रस्त सूडान से भारतीयों को वापस लाने हेतु। फ्लीनेक्स भारत प्लस श्रीलंका के बीच है। नौसैन्य अभ्यास है, कोलंबो श्रीलंका में आयोजित किया गया है। अभ्यास कोंकण भारतीय नौसेना प्लस ब्रिटिश की शाही नौसेना के बीच अरब सागर के कोंकण तट पर। तो अंत में हम एक और करंट न्यूज आपको देखते हैं। पेरू में 90 दिन का राष्ट्रीय स्वास्थ्य आपातकाल की घोषणा की गई है, क्योंकि वहाँ पर एक बीमारी फैली हुई है, गुइलेन-बैरे सिंड्रोम। ये तंत्रिका संबंधी विकार है। गुइलेन-बैरे सिंड्रोम के कारण पेरू में 90 दिन का राष्ट्रीय स्वास्थ्य आपातकाल की घोषणा की गई है। इम्यून सिस्टम को ये प्रभावित कर शरीर की नसों पर हमला करता है। तो इस तरह से अब इसके बाद पार्ट 3 हम लोग करेंगे, जिसमें महत्वपूर्ण पुरस्कारों के अलावा खेल संबंधी जो भी करंट अफेयर्स की न्यूज़ हैं उसको देखेंगे। करंट अफेयर्स का आपकी तैयारी में महत्वपूर्ण योगदान है, और मेरी ये कोशिश भी है कि करंट अफेयर्स में जो चीज़ें हैं उनको आपके बेसिक से, जिसमें आपको बेसिक फैक्ट्स को मिला के परीक्षा में कथन करण में भी प्रश्न करंट अफेयर से पूछे जाते हैं। कोई चीज़ आपसे पूछी गई कि विश्व बाघ दिवस 29 जुलाई को मनाया जाता है, ये प्रत्येक वर्ष 2010 से प्रारंभ किया गया। तो ये चीज़ें आपको करंट अफेयर्स में लिंक करके पढ़नी है, जिससे आने वाली परीक्षाओं की विविधता को आप आसानी से हल कर सकें। शेष अगले वीडियोज़।